गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप देख रहे थे इस पे इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम पढ़ाए थे भारत का भौतिक विभाजन, और उसमें ये भी बता दिए थे कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? वेगनर महोदय ने दिया था। इसके बाद भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने दिया था। और उसी में बताए थे कि हिंद महासागर कैसे खुलता है, यानी हिंद महासागर का विकास कैसे होता है। तो उसी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी सिद्धांत आया था, सागर नितर प्रसरण का, जिसको किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। तो आज हम देखेंगे, वो तो बताए थे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम देखेंगे कि हिमालय के पार्ट कौन कौन से हैं। इसमें ये भी बताए थे, श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन भी बताए थे। तो आज हम देखेंगे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, यानी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसको बोलते हैं पार हिमालय। ट्रांस मतलब पार, यानी पार हिमालय। ये जो मुख्य हिमालय है, यानी मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक है, इससे ये पुराना है, यानी इससे पहले, उससे पहले इस ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। यानी इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण मेसोजोइक युग में क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। क्रिस्टेशियस काल में हुआ था, और यह हिमालय से पुराना है। जो हम लोग हिमालय का 3 पार्ट देखते हैं, शिवालिक, मध्य हिमालय और जो मुख्य हिमालय, उससे ये पुराना है, यानी उससे पहले ये बना है ट्रांस हिमालय। जब हम बताए थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, उस टाइम बताए थे कि भारत क्या था, गोंडवाना लैंड से जैसे ही अलग हुआ, इसके बाद आकर ये लारेशिया यानी अंगारा लैंड से टकराया। तो जब अंगारा लैंड से टकराया, तो हम बताए थे कि ये मान लीजिए लरेशिया का भाग है, ये जो चाइना वाला पार्ट है यूरेशिया प्लेट है, और यहाँ पर आके जो भारतीय प्लेट टकराई, यानी जो ये प्लेट टकराई थी, हम ये पिछले क्लास में बताए थे कि जब प्लेट टकराई थी तो यहाँ पे क्या था, एक गांठ बना था, और इस गांठ को क्या बोलते थे? पामीर का गांठ, पामीर का गांठ। तो इस पामीर के गांठ से हम बताए थे कि यहाँ पे निकला था अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, यहाँ अफगानिस्तान में। इसके बाद पाकिस्तान में हम बताए थे, यहाँ पे यह है सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, ये कहाँ था? पाकिस्तान में। यहाँ चाइना में बताए थे कुनलुन श्रेणी, ये जो चाइना में है इसको बोलते थे कुनलुन, कुनलुन श्रेणी। और ये बताए थे भारत में यहाँ जो बना था, ये था काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। तो इस पामीर की गांठ से अनेक पर्वत बने, इससे जो लगे थे, कुनलुन पर्वत इससे लगा हुआ, हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान में है, सुलेमान श्रेणी जो पाकिस्तान में है, और काराकोरम श्रेणी जो भारत में आया। तो हम इस सब को तो नहीं पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब है नहीं, इससे भी नहीं। ये कुनलुन पाकिस्तान में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी को। और इस पामीर की गांठ को रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, यानी विश्व की छत बोला जाता है। किसको? पामीर की गांठ को। ये ट्रांस हिमालय, अगर मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन कि क्या ट्रांस हिमालय गोंडवाना का भाग है, तो इसको गोंडवाना का भाग नहीं माना जाता है। यह
लिख लीजिए, यह लारेशिया का भाग है। लारेशिया, लारेशिया यानी अंगारा लैंड। लारेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, लिख लीजिए अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का भाग है, ये अंगारा लैंड का भाग है। बस हम लोग को इतना ही से मतलब है, भारत के इतना ही मैप से मतलब है। तो आप जानते हैं कि ये जम्मू वाला एरिया है, ये जम्मू वाला एरिया है। यहां से ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, ये जम्मू है। इसके नीचे यहाँ पंजाब आ जाता है, पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ हरियाणा, यहाँ राजस्थान नीचे है, इसके बाद यहाँ हरियाणा लगा हुआ है। तो हम लोग को बस इतना ही से मतलब है। तो जो ट्रांस हिमालय है ये लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है, इसीलिए हम लोग को बस इतना ही मैप से मतलब है। तो इसका निर्माण मेसोजोइक युग में, मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में हुआ, और यह जो हिमालय है इससे पुराना है और यह लरेशिया का भाग माना जाता है। तो इसके 3 श्रेणी है, इसके 3 श्रेणी है, 3 श्रेणी है। कौन कौन से? एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है जास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो यहां मान लीजिए यह है काराकोरम श्रेणी, इसके बाद ये है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर यहां से आती है, जास्कर का कुछ हिस्सा जम्मू में है, कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये 3 श्रेणियां हैं, यह है काराकोरम, यह है काराकोरम श्रेणी, यह है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम को हम लिख देते हैं के, लद्दाख को एल, और ये जे, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ से मुख्य हिमालय स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मुख्य हिमालय, कुछ इस तरह से मुख्य हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो जो उत्तर भारत का है, यानी जो उत्तर भारत का जो मैप देखेंगे, अभी ये मान लीजिए हम कैसे दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं इस टाइप से। अब जब इसको हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मान लीजिए ये काराकोरम श्रेणी, इसके बाद इसी से लगा हुआ ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद यहाँ जास्कर श्रेणी, जास्कर के बाद यहाँ मुख्य हिमालय, ये है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद ये भारतीय मैदान, अब बताए थे, भारतीय मैदान के बाद ये प्रायद्वीपीय पठार स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो 3 श्रेणियां हैं, और जो मुख्य हिमालय के बीच में एक क्षेत्र विकसित हो गया है जिसको बोलते हैं, इसका मतलब कि ये जो हिमालय है, हिमालय को कौन सा जोन ट्रांस हिमालय से अलग करता है, ये जो मुख्य हिमालय है उसको कौन सा क्षेत्र ट्रांस हिमालय से अलग करता है, तो इसको बोलते हैं ITSZ, यानी इंडियन
तिब्बत सच्चर जोन। इंडियन तिब्बत सच्चर जोन से ये क्या होता है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से अलग होता है, इंडियन तिब्बत सच्चर जोन। इसके बाद जो मुख्य हिमालय है और जो मध्य हिमालय है, इसके बीच में भी एक फाल्ट है, इसके बीच में भी एक फाल्ट है, इसको बोलते हैं MBT यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो मध्य हिमालय है और जो ये शिवालिक है उसको अलग करता है, जिसको बोलते हैं MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद जो मैदानी भाग है, ये वाला जो मैदानी भाग नहीं, शिवालिक और मैदानी भाग के बीच में एक जोन बनता है जिसको बोलते हैं HFF यानी हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, यानी इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, जो कि हिमालय से मैदानी भाग को अलग करता है। तो ये जो जोन है ये क्या करते हैं कि इसको अलग अलग करते हैं। जैसे ये जो तीनों ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को मान लीजिए पूछ दिया कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है, तो इंडियन तिब्बत सच्चर जोन। इसके बाद जो मुख्य हिमालय और जो मध्य हिमालय है उसको कौन अलग करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद जो मैदानी भाग है और शिवालिक है उसको HFF यानी हिमालय फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है। तो हमको बस ये 3 पार्ट से मतलब है, इससे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से। तो जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी मुख्यतः लद्दाख में है, ये लद्दाख में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2। यहाँ पे है, यहाँ पे बना लीजिए चोटी, ये K2 काराकोरम की ऊंची चोटी है K2। और भारत की, अगर भारत में स्थित देखेंगे तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2। अगर माउंट एवरेस्ट को छोड़ दिया जाए, वो तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की सबसे अगर ऊंची चोटी का बात किया जाए तो K2 है। लेकिन K2 कहाँ पड़ेगा, POK में, और POK पर किसका भी कब्जा है, अवैध रूप से कहा जाए लेकिन पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर POK को छोड़ दें, इसके बाद अगर भारत में पूछे कि भारत की ऊंची चोटी कौन है, तो मुख्य हिमालय पाई जाएगी कंचनजंगा। लेकिन अगर एवरेस्ट को छोड़ दिया जाए और POK को अपना हिस्सा अभी कंसीडर किया जाए, अभी तो मान लीजिए कब्जा है, लेकिन POK तो भारत का ही हिस्सा है। अगर पूरी भारत में अगर देखा जाए तो K2 भारत की ऊंची चोटी हो जाएगी, जो कहाँ है, काराकोरम श्रेणी पे है। और इसकी हाइट कितना है, 8611 मीटर। इसकी हाइट है 8611 मीटर, यहाँ पे K2 है। तो 8611 मीटर है। और ये इधर की तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही भारत के जो मैदानी भाग से आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पर्वतीय जो प्रदेश है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वहां पे हिम रेखा स्टार्ट हो जाएगी, इधर हिम रेखा स्टार्ट हो जाएगी। हिम रेखा को मान लीजिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये मान लीजिए कोई पर्वत चोटी है, ये कोई पर्वत चोटी है, तो ये मान लीजिए हिम रेखा 4420 मीटर से स्टार्ट होकर 5500 मीटर, 5500 मीटर, यानी इधर देखेंगे जो एवरेस्ट की तरफ, तो इसमें क्या है कि 4420 मीटर से हमको हिम रेखा मिलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर हाइट भी बढ़ रही है, और प्लस में ये जो तीनों श्रेणियां हैं इसकी भी हाइट बढ़ रही है। तो इधर हिम रेखा 5500 मीटर पे, इधर 4200 मीटर पे मिलना शुरू हो जाता है। तो जो हिम रेखा है ये 4420 मीटर से लेके 5500 के बीच में हिम रेखा स्टार्ट हो जाती है। क्या, हिम रेखा, हिम रेखा
शुरू हो जाती है। जब हिम रेखा शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब कि यहाँ पे अनेक ग्लेशियर का भी निर्माण होगा। जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां है, ये तीनों श्रेणियां बहुत ऊंची ऊंची है, लेकिन हम अभी काराकोरम को देख रहे हैं। तो काराकोरम श्रेणियां भी बहुत ऊंची है। तो यहाँ पे हिम रेखा 5500 मीटर से स्टार्ट हो रही है, और ये जो अधिकांश एरिया जो हाइट जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे अनेक ग्लेशियर का निर्माण होगा। यहाँ पे अनेक ग्लेशियर का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर कौन कौन से हैं इस काराकोरम श्रेणी के पास। तो जो यहाँ ग्लेशियर है वो लगभग घाटी प्रकार के हैं, यानी इनका विकास जो है घाटियों में हुआ है, इसीलिए इसको घाटी प्रकार का ग्लेशियर बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा, अगर आप मैप देखिएगा तो मैप में देखेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले यह है बातुरा। इसको मान लीजिए 1 2, मान लीजिए 3 4 5 6, मान लीजिए 6 ग्लेशियर है। तो जो बातुरा है ये पहला 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हम 6 ग्लेशियर बना दिए। तो ये 1 2, तो इसमें ये जो 1 और 2 है ये बातुरा और हिस्पर है। फर्स्ट है बातुरा, बातुरा ग्लेशियर यानी हिमनद, बातुरा हिमनद। दूसरा कौन सा है? हिस्पर, बातुरा हिस्पर। तीसरा है बेफो, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ होगा बेफो। चौथा है बाल्टोरो, पांचवा है सियाचिन, और ये जो छठा वाला ग्लेशियर है, ये वाला जो ग्लेशियर है इसको बोलते हैं रेमो ग्लेशियर। यह है रेमो, यह है रेमो ग्लेशियर, यह है रेमो ग्लेशियर, यह है सियाचिन, यह है बाल्टोरो, यह है बेओफो, यह है हिस्पर, यह है बातुरा। तो जो बातुरा है ये भारत का सबसे उत्तरी है, भारत का उत्तरी, भारत का क्या है? उत्तरी हिमनद है, उत्तरी हिमनद। ये भारत के उत्तर की तरफ है। जब आप अक्षांश रेखाएं खींचेंगे तो अक्षांश रेखाएं किधर? क्षैतिज रूप से चलती है। तो जब क्षैतिज रूप से चलेगी तो जो ये आएगा ये सबसे उत्तर की तरफ आ जाएगा, बातुरा। इसके बाद जो एक सियाचिन ग्लेशियर है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर भी है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर भी है ये, और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल भी है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये देखिएगा तो ये जस्ट जो केटू है, केटू के पास में ही सियाचिन ग्लेशियर पड़ जाएगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ये सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद ये आता है लद्दाख श्रेणी। यहाँ पे ये है लद्दाख श्रेणी। तो हम लोग देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। ये ग्लेशियर याद रखिएगा, कभी कभी कलम से इसको सजाने के लिए पूछ लेता है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ पूछ लेता है, या उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ लेगा। तो सबसे उत्तर की तरफ जो हिमनद है वो कौन सी है? बातुरा हिमनद यानी बातुरा ग्लेशियर। इसके बाद हिस्पर, बेओफो, बाल्टोरो, सियाचिन और एक रेमो ग्लेशियर है। रेमो ग्लेशियर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे में आ जाएगी, यहाँ रेमो ग्लेशियर। आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा। एक इसके नीचे एक और सा ग्लेशियर है जिसको
चोमोलुंगमा ग्लेशियर बोलते हैं। लेकिन वो ग्लेशियर हम नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हिमालय को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा बोला जाता है, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन एक ग्लेशियर भी है चोमोलुंगमा, जो कहाँ है, लद्दाख में है। ये था काराकोरम श्रेणी का जो विवरण था वो था। इसके बाद यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख ये भी कहाँ है, ये भी लद्दाख रीजन में ही है। ये जो काराकोरम से, काराकोरम के बाद ये जो लद्दाख श्रेणी है, ये जो लद्दाख श्रेणी बन रही है, ये भी कहाँ है, लद्दाख रीजन में ही है। और इसकी एक चोटी है राकापोसी, इसकी चोटी है, ये है, मान लीजिए जो चोटी बनी, यहाँ पे ये जो ग्लेशियर है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चोटी बन रही है, यहाँ पे मान लीजिए ये, इसको बोलते हैं ये वाला राकापोसी शिखर, राकापोसी। तो मान लीजिए पूछ लिया कि लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो राकापोसी है। तो ये राकापोसी शिखर ये दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, दुनिया की सबसे खड़ी ढाल, खड़ी ढाल वाली चोटी। खड़ी ढाल कहने का मतलब कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। एक होता है कि स्लोप, जिसकी स्लोप मतलब ढाल, यानी एक पर्वत की ढाल मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। इसकी ढाल क्या है, कम है, यहाँ पे आसानी से आप या तो चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं। लेकिन एक ये मान लीजिए चोटी जिसपे आप आसानी से चढ़ रहे हैं, और एक होता है पूरी तरह खड़ी ढाल वाली, इस पे, तो इस पे आपको चढ़ने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए इसका ढाल क्या हो गया, खड़ा हो गया, यानी इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो ये जो है जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा खड़ा ढाल वाली होगी। तो ये जो राकापोसी शिखर है ये दुनिया की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। और ये किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और इसी लद्दाख का एक एक्सटेंशन है जो आपको चला आता है तिब्बत में, इसी लद्दाख का एक्सटेंशन तिब्बत में चला आता है, यानी यहाँ पे चला आता है। तो इसी का मान लीजिए एक्सटेंशन है जो कहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत में इसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, तिब्बत में इसी को बोलते हैं कैलाश श्रेणी। याद रखिएगा ये जास्कर का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, ये लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। और इसी कैलाश श्रेणी पे यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, इसी कैलाश पे यहाँ है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। और यहाँ से, यहीं से अनेक नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, सतलुज नदी हुई, ये तीनों नदियां इसी कैलाश मानसरोवर के आसपास से निकलती हैं। तो ये कैलाश श्रेणी ये किसका हिस्सा है, ये लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा है। तो ये जो लद्दाख श्रेणी है, ये जो लद्दाख श्रेणी है, और ये जास्कर, मान लीजिए हाँ अभी जास्कर बना रहा हूं अभी के, यह है जास्कर। तो इस लद्दाख और जास्कर के बीच में और ये जास्कर श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, राकापोसी शिखर है। यहाँ पे देखेंगे तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, यहाँ मानसरोवर से निकलकर, यानी कैलाश रेंज से निकलकर ये भारत में बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो ये जो सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे यहाँ पे लेह स्थित है, लेह, सिंधु नदी के दाहिने तट पे लेह स्थित है। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि सिंधु नदी के किस तट पे लेह स्थित है, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे लेह स्थित है। और ये जो काराकोरम श्रेणी था, यहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्योक नदी,
इस चोटी को मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्योक नदी। ये श्योक नदी ये लद्दाख रेंज को पार करके ये जाकर कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन हुई? यह है श्योक नदी। इस नदी का नाम है श्योक नदी। ये सिंधु की सहायक है। ऐसे आएंगे हम जब नदियां पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब पढ़ाएंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि ये काराकोरम श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं श्योक नदी, जो कि लद्दाख रेंज को पार करके कहाँ पे मिलती है? ये लद्दाख और जास्कर के बीच में जाकर सिंधु नदी से मिलती है। और ये किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है? लेह है। लेह के बाद यहाँ पे देखेंगे कारगिल, यहाँ पे देखेंगे द्रास। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये द्रास, कारगिल, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, द्रास वाला। तो ये कारगिल और द्रास कहाँ है? तो ये भी लद्दाख और जास्कर के बीच में स्थित है। लद्दाख और जास्कर के बीच में। और ये जब जास्कर के बाद हम जब देखेंगे मुख्य हिमालय, तो वहां से मुख्य हिमालय में श्रीनगर स्थित होगा, जो कि अनेक पासेस के थ्रू श्रीनगर से द्रास, कारगिल, लेह के बाद यहाँ सियाचिन, अनेक दरों से होकर जाया जाता है। तो जास्कर के बाद मुख्य हिमालय स्टार्ट होता है। मुख्य हिमालय के बाद जम्मू का जो एरिया आता है वो बाद में देखेंगे हम मुख्य हिमालय में। तो ये जास्कर श्रेणी अब देखेंगे। ये पहले काराकोरम, इसके बाद लद्दाख के बारे में देखें। ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख का जो एक्सटेंशन है वो चाइना में क्या है? काराकोरम श्रेणी, बोल रहे हैं। ये है कैलाश रेंज, ये लद्दाख का एक्सटेंशन है। काराकोरम तो पामीर के गांठ से निकला है, लेकिन ये जो लद्दाख का एक्सटेंशन है तिब्बत में, तिब्बत अभी चाइना का कब्जा है, तो ये चाइना का ही पार्ट है। तो जो चाइना में है वो कैलाश श्रेणी है और उसी पे कैलाश मानसरोवर स्थित है। यह है जास्कर श्रेणी। इसको मुख्य हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये मुख्य हिमालय है जास्कर श्रेणी के भाई, ये तो लद्दाख श्रेणी के बारे में था। अब देखिए जास्कर, इसको मुख्य श्रेणी का ही, जो हिमालय का जो मुख्य हिमालय है उसी की ये पार्ट मानी जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मुख्य हिमालय है, ये मुख्य हिमालय है मान लीजिए, तो इसी में होता है कि एक पर्वत में कई ब्रांचेज हो जाती हैं। तो इसी की एक ब्रांच है, मान लीजिए यहाँ से, ये तो मुख्य हिमालय है, यहीं से एक ब्रांचेज मान लीजिए इधर निकल गई, एक ब्रांचेज यहाँ पे निकल गई। तो इसी ब्रांचेज को क्या बोलते हैं? जो एक मुख्य हिमालय की एक शाखा निकली, इसी शाखा को क्या बोलते हैं? जास्कर बोलते हैं। और ये जो मुख्य हिमालय है ये 80 डिग्री देशांतर से, यहाँ लिखिए जास्कर श्रेणी में, इसको मुख्य हिमालय का ही एक शाखा माना जाता है। और यह मुख्य हिमालय से 80 डिग्री देशांतर रेखा से अलग होता है। यानी इन दोनों के बीच में कौन सी देशांतर रेखा है? 80 डिग्री देशांतर रेखा है। मान लीजिए ये मेरा मुख्य हिमालय की एक, जो मुख्य हिमालय है इसकी एक ब्रांच यहां से निकल गई, ये जास्कर श्रेणी। तो यहाँ पे जो देशांतर रेखा होगी, हम बताए थे कि जो ओरिजेंटल जाएगी वो, जो क्षैतिज होगी वो अक्षांश रेखा, जो वर्टिकल आएगी यानी जो लंबवत आएगी वो देशांतर रेखा होगी। तो यहाँ जो लाइन है वो 80 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसी से क्या है, 80 डिग्री देशांतर रेखा से ये लाइन अलग होती है। तो ये है जास्कर श्रेणी। अब जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जो कि जाकर सिंधु में मिलती है। सिंधु के बाएं तट पे जिस डायरेक्शन में नदी का फ्लो है
अगर उस डायरेक्शन में हम लोग अपना सर उसी डायरेक्शन में खड़ा हो, जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी इधर फ्लो हो रही है, तो हम अपना सर मान लीजिए इधर की तरफ करेंगे, जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसी दिशा में, तो जो दाहिने तरफ होगा उसकी दाहिना तट होगा, जो बाएं तरफ होगा वो बायां तट होगा। तो यहाँ से जास्कर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं जास्कर नदी। जास्कर श्रेणी से कौन नदी निकलती है? जास्कर नदी। ये भी एक सिंधु की सहायक नदी है। तो हम ट्रांस हिमालय में देखें, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हुए, काराकोरम, लद्दाख, ये लद्दाख वाला मिटा दिए, यहाँ ये मान लीजिए लद्दाख, और ये है जास्कर, 3 श्रेणी। तो जो ये काराकोरम श्रेणी बताए थे, तो इसमें हम बताए थे कि अनेक प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं, और ये हिमनद किस टाइप के हैं? घाटी टाइप के हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हिमनद है वो किस किस घाटी में स्थित है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है, या फिर बातुरा हिल्स पर किसी भी ग्लेशियर को पूछ लेता है किस घाटी में स्थित है। पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर जलवायु कैसी रहेगी, यानी कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। क्लाइमेट तो हम बताए थे कि जो ये मान लीजिए 4420 मीटर से लेके 5500 मीटर के बीच क्या होती है? हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है। ये है हिमरेखा, हिमरेखा स्टार्ट हो जाती है। और जो इस श्रेणिया की जो पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख या जास्कर, जो भी ट्रांस हिमालय हैं, ये लगभग इससे ऊंचाई पे स्थित है, यानी जो ये हाइट है इससे ऊंचाई पे स्थित है। तो यहाँ पे कैसा जलवायु रहेगा? शीत कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर रहती है। लिखिए ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में शीत कटिबंधीय शीत कटिबंधीय जलवायु रहती है। जब शीत कटिबंधीय जलवायु रहेगी तो यहाँ पे वनस्पतियों का विकास नहीं होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे, वनस्पति का विकास नहीं होगा। जो क्रायोफाइटिक पेड़ पौधे हैं उसका विकास होगा, जैसे लाइकेन जो छोटा छोटा है उनका विकास होगा। लेकिन जो ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे देवदार हुआ, चीड़ हुआ, उनका विकास यहाँ पे नहीं होगा। सागौन, शीशम, जो भी जो मुख्य पेड़ है उनका विकास इस पे नहीं होगा, क्योंकि ये सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। ये जो एरिया है सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। और जो लेह है एक शीत मरुस्थल है, यहाँ लिख लीजिए लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। ये भी क्या है? ले लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। यहाँ पे यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम होती है, वार्षिक से कम होती है। मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि वहां पे रेत ही रेत हो या वहां पे रेगिस्तानी हो सकता है वो रेतीला मरुस्थल हो, जैसे सऊदी अरब का एरिया है। हो सकता है वो जैसे थार का देखते हैं, वो उसमें बालू ज्यादातर है, जो इंडियन डिजर्ट जिसको बोलते हैं थार डिजर्ट, उसमें अधिकांश मात्रा कहाँ है? बालू का है। लेकिन मरुस्थल का जो मेन कारण है, मरुस्थल विकसित क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम होती है। तो जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी वहां पे मरुस्थल का विकास होगा। तो ये लद्दाख कैसा है? एक शीत मरुस्थल है।
यहाँ पे जैसे देखेंगे ये काराकोरम श्रेणी है, यह लद्दाख रेंज है, लद्दाख। तो जब ये शीत मरुस्थल है और ये सालों भर बर्फ से जो हिमाच्छादित रहती है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे अनेक हिमनद का डेवलपमेंट हुआ है, अनेक हिमनद का विकास हुआ है यहाँ पे। तो हम बताए हैं इस पे, यहाँ पे बातुरा हिस्पर, यह बातुरा, यह बातुरा, यह हिस्पर। हम ये भी बता चुके हैं इसमें जस्ट इसके पीछे ही कि बातुरा जो है भारत का सबसे उत्तरी हिमनद है, ये भारत के सबसे उत्तर की तरफ हिमनद है। तो बातुरा और हिस्पर ये दोनों किस घाटी में है? हंजा घाटी में। किस घाटी में है? हंजा घाटी में। ये बातुरा है, ये हिस्पर है। इसके बाद बयोफो बाल्टोरो, यह है बयोफो, यह है बाल्टोरो। ये दोनों किस घाटी में है? सिगार घाटी में है, सिगार घाटी में। और ये है सियाचिन, सियाचिन, यह है सियाचिन। सियाचिन किस घाटी में है? नुब्रा घाटी। यहाँ पे एक नुब्रा नदी है, यही नुब्रा नदी को पार करके भारतीय सेना जो है लेह से, लेह आप जानते हैं कि लद्दाख के बाद में यहाँ लेह है। यहाँ खारदुंगला दारा है, दारा का जब चैप्टर आएंगे पासेज का तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ मान लीजिए खारदुंगला दारा है। तो जब भारतीय सेना को जब लेह से सियाचिन जाना होता है तो इसी खारदुंगला दारे को पार करती है। इसके बाद नुब्रा नदी की घाटी है, इसके बाद भारतीय सेना सियाचिन पहुंचती है। तो सियाचिन नुब्रा घाटी में है। इसके बाद एक यहाँ पे बताए थे यह रेमो ग्लेशियर, रेमो हिमनद। तो ये हंजा घाटी में, बातुरा इस पर हंजा घाटी, बेफो बाल्टोरो सिगार घाटी, सियाचिन नुब्रा घाटी में। और सियाचिन भारत विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यहाँ रेमो ग्लेशियर, एक और यहाँ पे ग्लेशियर है चोमो लुंगमा ग्लेशियर, लेकिन चोमो लुंगमा माउंट एवरेस्ट का नाम है, इसीलिए हम इस ग्लेशियर को नहीं बता रहे हैं। ऐसे याद रखिएगा कि एक ग्लेशियर है चोमो लुंगमा ग्लेशियर, लेकिन चोमो लुंगमा ग्लेशियर वो हिमालय का नाम है जो तिब्बती नाम है, यानी तिब्बत भाषा में हिमालय को चोमो लुंगमा बोला जाता है। इसीलिए हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ग्लेशियर है चोंगो लुंगमा ग्लेशियर। तो ये जो था ये ट्रांस हिमालय के बारे में था। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।